हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका यानी सेल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यह क्लास आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर क्लास का वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं बायोलॉजी का चैप्टर कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। हालांकि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज या जनक रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, जो माइक्रोस्कोप से जूम करके देखे जाने पर पता चला था कि यह मृत कोशिका पाई गई है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लुवेनहॉक ने किया था। कोशिका विभाजन का जनक अगर पूछा तो हम लोग रॉबर्ट हुक को कहेंगे। अब स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। अब होती है छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका, ओवरऑल बड़ी कोशिका और ओवरऑल छोटी कोशिका, तथा मानव में छोटी कोशिका और मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो ओवरऑल दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका यानी ओवम यानी फीमेल में अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब एक होता है मानव में सबसे लंबी यानी लेंथ में सबसे लंबी कोशिका कौन है। इनमें से बहुत किसी को बड़ा और लंबा में अंतर नहीं कर पाते हैं। देखिए, जैसे ताजमहल जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार बहुत ही लंबा है। उसी प्रकार लंबाई में कौन सी कोशिका सबसे लंबी है, तो हमारी ब्रेन की जो कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, यह सबसे लंबी कोशिका है। ब्रेन की कोशिका को कोशिका विभाजन नहीं होती है। ब्रेन में जो कोशिका है यह कोशिका विभाजन नहीं होती है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। जैसे कोई कोशिका अगर मर गई है तो उसके बगल वाली कोशिका टूटकर दो नई कोशिका का निर्माण कर देती है और मरी हुई कोशिका का स्थान ले लेती है। तो यह कोशिका में क्षतिपूर्ति होती है। जो ब्रेन की कोशिका होती है यानी न्यूरॉन सेल, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। इसलिए अगर ब्रेन पर चोट लगने से वहां की कोशिका मर जाती है और यह ठीक नहीं होती है, उसके बाद कोशिका विभाजन नहीं होती है, जिसके कारण मृत्यु तय है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस हमेशा हेलमेट पहनने को कहती है। और जहां सबसे तेज विभाजन होता है, मानव में सबसे तेज विभाजन यकृत यानी लीवर में होता है। अगर आधा लीवर काट भी दिया जाए तो वह अपने आप ठीक हो सकता है, वह अपना रीजनरेशन खुद कर लेता है। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सी कोशिका है जो अपने क्षतिपूर्ति को स्वयं ठीक कर सकता है, यानी क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक कर सकती है, तो वह है लीवर। लीवर जो है वो अपने कोशिका को रीजनरेशन कर सकता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है यानी यूनिट होती है, ना कि शरीर के पार्ट्स होते हैं। यह शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं, अगर आप बहुत सारे ईंट को जोड़ते जाइएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक दीवार बन जाएगा। कई सारे दीवार को जोड़ेंगे तो कमरा बन जाएगा यानी रूम कहलाएगा। और काफी सारे कमरे को अगर सिस्टमेटिक रूप से जोड़ दिया जाए तो वो घर बन जाएगा। ठीक इसी तरह हमारा ह्यूमन बॉडी भी है। आप अगर कोशिका को जोड़ते जाइएगा तो वह एक ऊतक का निर्माण करेगा यानी टिश्यू बन जाएगा। तो टिश्यू बन जाएगा और उस ऊतक को जोड़ते जाएंगे तो एक अंग का निर्माण होगा। जैसे आंख, कान, नाक ये सभी अंग हैं। अब इन अंगों को जोड़ देंगे तो एक शरीर बन जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कोशिका क्या है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले कोशिका को अगर जोड़ेंगे तो ऊतक बनेगा। ऊतक को अगर कई सारे ऊतक को मिलाएंगे तो अंग बनेगा, और सभी अंगों को एक साथ सिस्टमेटिक रूप से मिला देंगे तो वो शरीर बन जाएगा।
अब हम लोग कोशिका के अंग यानी पार्ट्स ऑफ सेल को देखेंगे। पहला है कोशिका झिल्ली, इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। यह एक झिल्ली के समान होती है। इसके अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, गोल्गी बॉडी हो, ये सभी इसी के अंदर पाए जाते हैं। यह पादप यानी प्लांट और जंतु यानी जानवर दोनों में पाए जाते हैं। यह अर्धपरागमय होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहता है। हम सभी जंतु के कैटेगरी में आएंगे। जो चल फिर सकते हैं सभी जंतु कहलाते हैं, और जो चल फिर नहीं सकते, सिर्फ एक ही जगह पर हिल डुल सकते हैं, वह पादप यानी प्लांट कहलाते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है। दूसरा है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, इसे दोहरी झिल्ली कहते हैं। यह केवल पौधों यानी प्लांट्स में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। जैसे हम लोग अपनी कोशिकाओं की सुरक्षा कपड़ा से कर लेते हैं, जानवर अपने बाल से कर लेते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे अपनी कोशिका की रक्षा सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति से करते हैं, जो पेड़ पौधों की छाल की बनी होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। जो यह पेड़ पौधों की छाल है, यही कोशिका भित्ति कहलाती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। इसलिए जो कोई भी चीज पेड़ पौधों से बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। जैसे हमारा कपड़ा यानी कपास से बना होता है, और यह कपास पेड़ से प्राप्त होता है, तो हमारा कपड़ा सेलुलोज का बना। कोशिका झिल्ली जानवरों तथा पेड़ पौधों दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पौधों में ही पाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज ऑल्टमैन ने किया था। जब हम श्वास लेते हैं, जब हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। यह ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक साइकिल चलाता है, जिसे हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। यह एक चेन रिएक्शन करता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। अतः उस चेन रिएक्शन को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। कोशिका के अंदर केवल चक्र क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। यह जो क्रेब्स चक्र है, इसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है, और यह 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। और इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी पावर देता है। अतः इसे पावर हाउस कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी, इसको हिंदी में भी गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में किया था। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह ऊर्जा का परिवहन करता है। यह एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का परिवहन करता है। अर्थात हमारे शरीर में जिस अंग को ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है, मान लीजिए कोई दौड़ रहा है तो उसके पैर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन सभी अंग में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बन रही है, तो सभी जगहों से ऊर्जा को लेकर पैर तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए किसी न किसी एक को चाहिए, तो वो हमारा काम गोल्जी बॉडी करता है। यह ऊर्जा की कम जरूरत है, वहां ऊर्जा को लेकर जहां ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत है वहां से ऊर्जा को दे देता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि गोल्जी बॉडी क्या करता है। यह ऊर्जा को परिवहन में, यातायात में सहायक करता है। नेक्स्ट है राजधानी यानी वैक्यूल्स। यह जल को संचित रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है, किंतु पादपों में सबसे बड़ा अंग यह वैक्यूल्स होता है। हमारे शरीर में 65 से 70% पानी है। यह सारी पानी कोशिका के राजधानी में स्टोर रहती है। यह मनुष्य यानी जंतुओं में छोटा होता है, लेकिन पेड़ पौधों में कोशिका का राजधानी बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है तारककाय यानी सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोवेरी ने किया था। इसका काम कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका टूटकर दो कोशिका का निर्माण करना होता है। यह कोशिका का पुनर्निर्माण करता है। यह सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, इसलिए लीवर की कोशिका तेजी से पुनर्निर्माण करती है। और यह सेंट्रोसोम ब्रेन यानी न्यूरॉन में नहीं पाया जाता, इसलिए ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगर मान लीजिए कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो गया, उसी को कैंसर कहते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इज एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। किसी भी जगह अनकंट्रोलेबल कोशिका विभाजन हो जाएगा तो उसे कैंसर कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि ब्रेन में तो कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो फिर ब्रेन में कैंसर कैसे होता है? देखिए, ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है जो 90% होता है, और इसमें
कोशिका विभाजन नहीं होता है। और इसी ब्रेन में 10% गिलियल सेल पाया जाता है जिसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है, और वही सेंट्रोसोम 10% गिलियल सेल में अनकंट्रोल सेल डिवीजन करता है, जिसे ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कहते हैं। ब्रेन 90% न्यूरॉन सेल और 10% गिलियल सेल का बना होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्टकट में ER कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर एक कंकाल का कार्य करता है। जिस प्रकार आपके घर का कोई बीम यानी पिलर दिए जाते हैं, उसी तरह यह कोशिका के अंदर पिलर दिए जाते हैं ताकि कोशिका में यह पिचक ना जाए। यह आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक है स्मूथ ER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। नेक्स्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह राइबोसोम होता है, इस पर यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम, इसको हिंदी में भी राइबोसोमी कहते हैं। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। इसका काम प्रोटीन निर्माण करना है, जिस कारण इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को 2 भागों में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यह आकार को बताता है कौन सा छोटा है और कौन बड़ा है, कौन हल्का है और कौन सा भारी है। यह 70S और 80S 2 प्रकार का पाया जाता है। 70S को हम लोग प्रोकैरियोटिक और 80S को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रण करता है। यह कोशिका का बड़ा अंग होता है और पूरे कोशिका के अंग को यह कंट्रोल करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। हम इसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर DNA, RNA तथा जीन पाए जाते हैं। इसका चैप्टर अलग है, उसे हम अलग से पढ़ाएंगे। यह 80% प्रोटीन पाया जाता है तथा DNA 10% और 10% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किया था। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। अगर मान लीजिए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या कोई भी अंग कार्य नहीं करता है तो यह उसको गला देता है। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता तो वो उसे नष्ट कर देता है, यानी उसे गला देता है। जब पूरी कोशिका ही अगर कार्य करना बंद कर देती है तो यह स्वयं फट जाता है और जिसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम या सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट है लवक यानी प्लास्टिड। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक है हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। उसके बाद है अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का संग्रह यानी स्टोर करता है। उसके बाद है वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टमाटर, मिर्च, इसमें जो लाल रंग यह लाइकोपेज के कारण होता है। गाजर में कैरोटीन के कारण होता है। आई होप इसे आप प्लास्टिड को समझ गए होंगे। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है और यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस मैंने पढ़ाया, ये कोशिका के जो न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर DNA तथा RNA पाया जाता है। ये DNA तथा RNA पाया जाता है और DNA के अंदर जीन पाया जाता है। मानव में यह 23 जोड़ी पेयर्स यानी 23 जोड़ा 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। मेल में 44+2 जो ये 2 है ये X और Y, और फीमेल में 44+2 जो X और X फीमेल में पाया जाता है। हालांकि ये मेल और फीमेल, ये जो इसका जो क्रोमोसोम है, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये जो एक अलग चैप्टर है, उसमें हम इसे पूरे विस्तार में बताएंगे कि ये जो XX है इसे ऑटोसोम कहते हैं और XY जो है इसे भी ऑटोसोम कहते हैं। ये जो 2 पाया जाता है मेल में भी और फीमेल में भी, ये ऑटोसोम। इसी के कारण
निर्धारित होता है कि वो फीमेल है या मेल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।